Hello friends, welcome to BFSC Fisheries online classes. Here I am with my new topic of aquaculture engineering, that is aerators in फार्म फार्म में एरेटर्स का क्या यूज़ होता है. वी विल स्टडी एरेटर्स क्या होते हैं और एरेटर्स क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग आज बात करेंगे. तो सबसे पहले एरेशन की बात करते हैं कि एरेशन का क्या काम होता है. एक्चुअली में एरेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर में, क्योंकि फ़िश जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है और वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है. जो एरेशन है उसका मेन पर्पस होता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को वाटर में बढ़ाना, और साथ में उसका ये भी काम है कि वो जितने गैसेस हैं, जैसे हार्मफुल गैसेस जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको वो रिमूव करती हैं. तो ये काम हुआ एरेशन का. मतलब एरेशन क्यों ज़रूरी है. साथ में ये भी देखना होता है कि ऑक्सीजन उतना ही जाए वाटर में जितना ज़रूरी है. मतलब अगर ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो गया, 5 ppm से अधिक हो गया, तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं ये फिशेस के लिए, वो टॉक्सिक कहा जाता है. सबसे पहले बात आती है कि ऑक्सीजन को हम लोग फ़िश में वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पे फिशेस. ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत छोटी मछलियाँ होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज फिशेस होती है उसमें, क्योंकि छोटी मछलियाँ ज़्यादा ऑक्सीजन लेती हैं पर यूनिट वेट के हिसाब से. उसी तरह ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है जब वो एक्सरसाइज या फिर कोई भी मेटाबॉलिक काम उनका फास्ट रेट होता है, तो ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होती है. साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे टेम्परेचर पे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है और घटता है. तो आगे बात करते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं सॉल्युबिलिटी की ओर. सबसे पहले बात आती है सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन में टेम्परेचर के बेसिस पे ऑक्सीजन वाटर में कैसे डिपेंड करता है. तो हम लोग देखेंगे कि एयर में भी ऑक्सीजन होते हैं और वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऐसा है कि एयर से ऑक्सीजन डायरेक्ट वाटर में नहीं घुल सकते. मतलब उसके लिए एक सिस्टम होता है जिससे कि ऑक्सीजन को वाटर में डाला जाता है, मतलब उसको डाला जाता है. तो वो कैसे होता है, तो वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफ्यूजन, जिसमें डिफ्यूजन के हेल्प से वाटर में ऑक्सीजन को लाया जाता है. उसके बाद फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से, मतलब प्लांट उस ऑक्सीजन को मिलाने में हेल्प करता है. फिर तीसरा हो सकता है वाटर एक्सचेंज. अगर हम लोग वाटर एक्सचेंज करें तो भी ऑक्सीजन उसका सोर्स बन सकता है वाटर में. साथ में लास्ट जो प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है, जिसमें हम लोग डिपेंड होते हैं, वो है एरेशन. तो हम लोग एरेटर को अगर हम लोग ला दें तो एरेटर के हेल्प से ऑक्सीजन मिलता रहता है वाटर को. तो सॉल्युबिलिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है. इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियली है, ये लीनियर डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे. फर्स्ट टेम्परेचर की बात हो रही है तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ये इंक्रीज़ करता है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिक्रीज़ करता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा. साथ में जब सॉल्ट कंटेंट वाटर की इंक्रीज़ करेगी तब भी ऐसा होता है कि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ करता है. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर सैलिनिटी को बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, यानी कि ये एक्सपोनेंशियली मतलब डिपेंडेंट है. फिर एक और बात होती है कि जब हम लोग प्रेशर को कम करते हैं और ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं तब भी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ करने लगता है. यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है डिक्रीजेज़ विथ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है. और हायर ह्यूमिडिटी पे एंड इंक्रीजेज़ विथ डेप्थ, जब गहराई बढ़ती है तो फिर भी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है. अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन.
डिप्लीशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि वाटर में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो, मतलब प्लांट्स नहीं है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, और ये मेनली टर्बिडिटी के कारण होता है। टर्बिडिटी, यहाँ टर्बिडिटी का मतलब होता है उसका पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट, मतलब जो सनलाइट पेनिट्रेट करता है तो अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में उसमें ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि वाटर को पेनिट्रेट होने नहीं देते, तो उस केस में ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने लगता है। तो वो एक क्राइटेरिया जिसे हम लोग पता करते हैं कि कैसे ऑक्सीजन की वाटर में कमी हो रही है। इसके बाद दूसरा होता है सडन ड्राइंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जब फाइटोप्लैंक्टन अगर कम हो जाएंगे तो उस केस में भी डिप्लीशन होता है ऑक्सीजन का। फिर तीसरा होता है जब टेम्परेचर या सैलिनिटी, अभी हम लोग जैसे बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के इंक्रीज़ होने पे डिप्लीशन हो ये इंक्रीज़ होने पे टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो इसलिए उसका डिप्लीशन हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ रीज़न है ड्यू फॉर द डिप्लीशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ मेनली ड्यू टू क्लाउडी वेदर। अगर क्लाउडी वेदर होंगे तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया, अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर भी इस ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने लगता है। तो ये सारे मेन रीज़न होते हैं ऑक्सीजन के डिप्लीशन में। पर क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है फ़िश के लिए, तो इसलिए हम लोग को वो ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए एक मैकेनिकल या फिर हम लोग बाहर से एयरेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी बात ये एक एरेटर के द्वारा होता है, क्योंकि हम लोग एरेटर पे मोस्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि हर समय हम लोग प्लांट्स को नहीं लगा सकते उसके ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए जो मैकेनिकल वे है जो हम लोग एरेटर को प्रोवाइड करके ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, तो उसी की बात होगी अभी। पहला होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है वाटर में। तो वाटर में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र गैस से गैस, मतलब एक ही मीडियम से उसी मीडियम में ट्रांसफ़र हो सकता है गैस का। दूसरा होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब ट्रांसफ़र अक्रॉस द गैस लिक्विड इंटरफेस, दोनों के बीच गैस भी होगा और लिक्विड है, दोनों के बीच में ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन का। और तीसरा है प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द इंटरफेस इनटू द लिक्विड, मतलब यहाँ पे लिक्विड और एयर के बीच में इंटरफेस नहीं है, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा उसकी बात होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एरेटर कितने तरह के होते हैं। तो एरेटर में सबसे पहले होता है ग्रेविटी एरेटर, जिसमें ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए ग्रेविटी के हेल्प से, मतलब वाटर को ऊपर लाया जाता है, और उसके बाद फिर उसका ब्रेक डाउन होता है वाटर का। जैसे ही वो वाटर ब्रेक होगा वो एयर से मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मतलब एयर में। ये हुआ ग्रेविटी एरेटर। इसमें क्या होता है कि वाटर को ग्रेविटी के मतलब अंडर ग्रेविटी उसको वाटर को गिराया जाता है, उसके बाद फिर वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद डिफ्यूज़न होता है। ये एक तरह का डिफ्यूज़न प्रोसेस है, जिसमें सराउंडिंग एयर एटमॉस्फेयर से मिक्स होकर फिर वाटर में जाता है। तो ये हुआ डिफ्यूज़न प्रोसेस, जिसमें वाटर को कन्वर्ट करते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में, और फिर वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होकर डिफ्यूज़न की हेल्प से ऑक्सीजन वाटर में आ जाता है। तो ये दो तरह के हैं, पहला होता है परफोरेटेड ट्रे मॉडल और दूसरा है ग्रेविटी ड्रिवन पैडल व्हील एरेटर। तो जो परफोरेटेड टाइप के जो ट्रे मॉडल है उसका डायग्राम हम लोग पहले देखेंगे। ये जो साइड में दिया हुआ है परफोरेटेड ट्रे मॉडल, इसमें जैसा कि फिगर में दिखाया गया अंडर ग्रेविटी वाटर को अंदर से निकाला गया है, और उसके बाद जो परफोरेटेड प्लेट है, ये जो परफोरेटेड प्लेट है इसमें डाला जाता है। परफोरेटेड में प्लेट में होल्स होते हैं, जिससे वाटर उसमें जाकर
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन आसानी से मिक्स हो जाता है और उसके बाद फिर वो एरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ ग्रेविटी टाइप ऑफ एरेटर। फिर हम लोग देखेंगे ग्रेविटी ड्रिवन पैडल व्हील एरेटर। ये जो नीचे का डायग्राम दिखाया हुआ है ये ग्रेविटी ड्रिवन पैडल व्हील एरेटर है। इसमें क्या होता है कि वाटर ऊपर से गिराया जाता है पैडल में। पैडल एक व्हील की जैसा है जो कि वाटर को रोटेट करता है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और इससे एरेशन मिलता है। तो ये तो हुई बात एरेटर के टाइप की, जो कि पहला था ग्रेविटी एरेटर और उसका दो टाइप था, जिसमें पहले था परफोरेटेड ट्रे मॉडल और दूसरा था ग्रेविटी ड्रिवन पैडल व्हील एरेटर। फिर हम लोग दूसरे टाइप की बात करेंगे, वो होता है सरफेस एरेटर। सरफेस एरेटर का मतलब होता है सरफेस में ही वाटर के, मतलब वाटर को ऐसे हम लोग एजिटेट करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे जिससे उसको ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन का यहाँ कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें क्या होता है वाटर को हम लोग स्प्रे करते हैं और उसके बाद एयर के हेल्प से उसमें वाटर में ऑक्सीजन मिल जाता है और फिर वो जैसे ही फॉल करेगा मतलब उसमें ऑक्सीजन वो एरेशन प्रोवाइड करेगा फिशेस वो पॉन्ड में। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नोज़ल टाइप एरेटर। ये सरफेस एरेटर में नोज़ल टाइप है, मतलब एक नोज़ल के जैसा हाई स्पीड में वाटर को हम लोग उसमें से डालेंगे, जिसमें उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वाटर जैसे ही पंप होगा तो वो एक टर्बुलेंस उसमें पैदा करेगा और इसके हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो वाटर में उसका सप्लाई होगा। तो और दूसरा होता है स्प्रे एरेटर, मतलब उसमें हम लोग वाटर को स्प्रिंकल करेंगे। एक नीचे में प्रोपेलर लगा होता है, जिससे जैसे ही वाटर का सप्लाई होगा वो प्रोपेलर रोटेट करता है और उसके बाद सरफेस में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इस तरह डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर में इंक्रीज़ हो जाता है। फिर तीसरा टाइप होता है फ्लोटिंग पैडल व्हील एरेटर, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे पैडल व्हील ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। मतलब 2 साइड में पैडल व्हील लगे होंगे और वो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोज़ल टाइप ऑफ एरेटर, जो फिगर में दिखाया गया है। ये एक नोज़ल टाइप का एरेटर है जो कि सरफेस एरेटर है। मतलब यहाँ नोज़ल जो वो नल होते हैं, जैसे नोज़ल उसका होता है उस तरह वो नोज़ल के जैसा वाटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अब वो जैसे ही वाटर पॉन्ड में आते हैं वो ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्प्रे एरेटर। तो हम लोग देखेंगे स्प्रे एरेटर कैसा होता है। देखिए जैसे दूसरा फिगर में है, ये होता है स्प्रे एरेटर। इसका नीचे में इसके बॉटम में क्या होता है कि प्रोपेलर लगा होगा, ठीक है। वो प्रोपेलर एकदम स्पीड से वाटर को फ्लो करता है, मतलब वो रोटेट करता है प्रोपेलर, जिससे कि टर्बुलेंस इंक्रीज़ होगा और फिर ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर में लाएगा, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र मतलब ऑक्सीजन उसमें जनरेट होगा। तो ये तो हुई बात सरफेस एरेटर के 2 टाइप की, नोज़ल टाइप एरेटर और दूसरा हम लोग देखें स्प्रे एरेटर। फिर तीसरा होता है फ्लोटिंग पैडल व्हील एरेटर। अब देखेंगे कि इसका क्या है फंक्शन। जो फ्लोटिंग पैडल व्हील एरेटर होते हैं, ये फिगर में दिखाया गया है फ्लोटिंग पैडल व्हील एरेटर, जिसमें 2 पैडल व्हील लगे होते हैं दोनों साइड में, आप फिगर में देख सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर होता है। इसमें भी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस होता है, मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि जो रोटेटिंग पैडल व्हील होता है वो एरेशन को प्रोवाइड करता है। जब जैसे ही उसमें वाटर को डालते हैं हम लोग, वो वाटर को स्प्लैश करता है, जिससे कि वो एयर में जाता है और फिर ऑक्सीजन से मिलकर वो वाटर में दोबारा गिर जाता है। तो ये हुआ फ्लोटिंग पैडल व्हील एरेटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एफिशिएंसी एरेटर की 2.13 kg ऑक्सीजन
पर आवर की होती है। तो ये हुआ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ऐसा होता है। फिर हम लोग एक देख सकते हैं फिगर में। तो ये हुई अभी तक की बात, हम लोगों ने देखा स्प्रे एरेटर क्या होता है, और फिर हम लोग ये स्प्रे एरेटर्स में आएंगे जो सरफेस एरेटर होते हैं। और पहले हम लोगों ने देखा ग्रेविटी एयर क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि सरफेस एरेटर क्या होता है। अब हम लोग तीसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे, वो होता है डिफ्यूज़र एरेटर, जिसमें डिफ्यूज़न की हेल्प से वाटर को में ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। तो वो कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि एयर को इंजेक्ट किया जाता है या फिर ऑक्सीजन को वाटर में इंजेक्ट किया जाता है। क्या होता है कि नीचे में जब ऑक्सीजन का सप्लाई जब वाटर का सप्लाई होता है नीचे से किसी भी पॉइंट में, क्या या फिर किसी भी कंटेनर में जिसमें टैंक में जिसमें वाटर है, उसमें अगर हम लोग एयर वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बीच में हम लोग कहीं पे एयर को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जैसे ही वो वाटर वो टैंक में आएगा उसमें बहुत सारे बबल्स जनरेट हो जाएंगे। ये बबल्स ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी की बात हो रही है कि जब हम लोग इंजेक्ट करेंगे इन एयर को वाटर में, तो वो बबल्स के जैसे जनरेट करेगा, और ये बबल जो है वाटर कॉलम में राइज होते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बबल्स का ये टेंडेंसी होता है कि वाटर के सरफेस में वो राइज करें। तो बहुत तरह के होते हैं डिफ्यूज़र एरेटर, उसमें सबसे पहला है यू टाइप ऑफ डिफ्यूज़र एरेटर। ये वाला जो है वो होता है यू टाइप का ये डिफ्यूज़र एरेटर होता है। मतलब ये शेप है यू में। इसमें क्या होता है कि ऊपर से ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है, और फिर वो यू शेप का ये ट्यूब है जिसमें बबल्स जनरेट होंगे, और फिर एक पार्ट से फिर दूसरे पार्ट में वो ऑक्सीजन का बबल्स का सप्लाई करते हैं। तो ये हुई बात सबसे पहले यू टाइप एरेटर की। फिर होता है कि हम लोग एयर स्टोन, ये जो है एयर स्टोन है, जिससे जो भी एक तरह का डिफ्यूज़र एरेटर है एयर स्टोन, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को घुलाते हैं किसी भी वाटर सरफेस में। तो ये भी एक तरह का एनर्जी इसमें चाहिए होता है, क्योंकि ये एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है एयर स्टोन। और फिर ये जो और एक और जो पार्ट दिया हुआ है वो भी एक तरह का डिफ्यूज़र है, इसको हम लोग वेंचुरी एरेटर भी बोलते हैं। ये वाला वेंचुरी एरेटर इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो बात हुई डिफ्यूज़र एरेटर की टाइप की। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, पहला हम लोगों ने देखा ग्रेविटी एयर, दूसरा हम लोगों ने देखा सरफेस एरेटर, मतलब कैसे सरफेस में हम लोग एरेशन को प्रोवाइड किए। तीसरा टाइप हम लोग देखें कि सरफेस एरेटर क्या होता है। अब हम लोग चौथे पार्ट की ओर बढ़ेंगे, वो होता है टरबाइन एरेटर। टरबाइन एरेटर को हम लोग प्रोपेलर डिफ्यूज़र एरेटर भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोपेलर लगा होता है, पर इसका लिमिटेड यूज़ होता है फ़िश टैंक कल्चर में। टरबाइन एरेटर का यूज़ मेनली कम होता है, क्योंकि इससे फ़िश को बहुत हार्म पहुंचता है। क्योंकि वो जो हाई स्पीड प्रोपेलर होते हैं उससे अगर फ़िश उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको उससे हार्म पहुंचता है, इसलिए ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि प्रोपेलर स्पीड से रोटेट करता है और फिर वो लिक्विड को सर्कुलेट करता है, जिससे एरेशन प्रोवाइड होता है वाटर में। ये मेनली डिपेंड करता है कि हम लोग किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं किसी भी प्रोपेलर को। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उसका प्रोपेलर का, उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट होगा। तो ये हुई बात टरबाइन एरेटर्स की। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग वाटर में एरेटर को हम लोग लगा रहे हैं तो ये किस किस इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, मतलब हम लोग कैसे कोई एरेटर को चुनते हैं कि कौन सा एरेटर हमको किस पॉइंट में लगाना चाहिए। तो हम लोग वैसे एरेटर का यूज़ मेनली करते हैं जो कि सस्ता हो, मतलब हम लोग चीप और इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब वो चीज़ें लेंगे जो कि आसानी से मिल जाए और वो उतना महंगा ना हो, इनएक्सपेंसिव हो।
और साथ में हम लोग दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि वो ईज़िली अवेलेबल हो, कहीं भी हो तो वो जल्दी से किसी को भी मिल जाए। तो ये तो हुई बात सिलेक्शन की। जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग इन बातों को देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें सरफेस एरेटर और डिफ्यूज़र एरेटर और ग्रेविटी एरेटर हम लोगों ने पढ़ा और टरबाइन एरेटर हम लोगों ने देखा। पर हम लोगों ने ये माना कि जो टरबाइन एरेटर है वो उतना ज़्यादा फ़िश पॉन्ड में हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे प्रोपेलर से फ़िश को हार्म पहुंच सकता है। जो सरफेस एरेटर होते हैं वो मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र उसमें बेस्ट होता है, मतलब बेस्ट ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है सरफेस एरेटर की। लेकिन जो डिफ्यूज़र एरेटर होता है उसमें एयर लिफ्ट पंप का यूज़ होता है, साथ में एरेटर का भी यूज़ होता है, मतलब इसमें पंप के साथ साथ एरेटर का यूज़ हो रहा है। और जो तीसरा है ग्रेविटी एरेटर, वो बहुत इकोनॉमिकल चॉइस है, क्योंकि जब मतलब नेचुरल हेड, यहाँ पंप जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग देखेंगे नेचुरल हेड क्या होता है, उसकी बात करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये मोस्ट इकोनॉमिकल चॉइस है व्हेन सफिशिएंट नेचुरल हेड इज़ अवेलेबल। तो हम लोग ये देखें सिलेक्शन ऑफ एरेशन इक्विपमेंट्स की बात। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इतना जो हम लोग देखें वो अभी तक का था ट्रेडिशनली, लेकिन जो कमर्शियल एरेटर है, मतलब वो एरेटर जो हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट आया उसकी बात की जाएगी। तो ये जो सबसे पहला है वो है पैडल व्हील एरेटर। जो पैडल व्हील एरेटर है जो कि फिगर में दिया हुआ है, वो मेनली सरफेस एरेटर होता है जो कि 1 HP 2 HP 3 HP मोटर में सब में अवेलेबल होता है। इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि सरफेस वाटर को एजिटेट यानी मिक्स किया जाता है पैडल व्हील के हेल्प से, और ये फिर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। इसमें दोनों साइड में व्हील्स लगे हैं, और इसमें क्या होता है, सबसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करता है वाटर के लेवल में, और फिर ऑक्सीजन की कमी को भी ख़त्म करता है। जो भी मतलब अब हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें डिप्लीशन नहीं होगा, और फिर ये डेली फ्लक्चुएशन रेंज होता है पीएच में फ्लक्चुएशन, उसको भी रिड्यूस करता है, टर्बिडिटी को इंक्रीज़ करता है, और साथ में ये हेल्प करता है पॉन्ड वाटर के मिक्सिंग के लिए, और ये पीएच को डिज़ोल्व ऑक्सीजन सैलिनिटी टेम्परेचर जो होता है उसके स्ट्रैटिफिकेशन को कम करता है। साथ में जो एक्सेलरेट करता है और डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं वाटर में या सॉइल में, उसके लिए। तो ये तो बात हुई कि मेरिट्स क्या क्या होते हैं पैडल व्हील एरेटर के। लेकिन पैडल व्हील एरेटर कहीं कहीं ऐसा है कि वो उसमें कुछ कमी भी है। जैसे पैडल व्हील एरेटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उसको चाहिए उसको चलाने के लिए, तो इसलिए पैडल व्हील एरेटर उसमें डीमेरिट्स भी होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, मतलब वो मॉडिफिकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले है मोटर या गियर रिड्यूसर लगाए गए हैं, जिससे कि एनर्जी उसमें कम, वो एनर्जी उतना ना ले और पावर लॉस कम हो। फिर हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि अगर हम लोग ड्यूरेबल प्लास्टिक्स का यूज़ करें व्हील्स को या फ्लोट्स को लगाने में, तो वो उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डिटैचेबल प्रोपेलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस पैडल व्हील एरेटर में। फिर हम लोग रबल कपलिंग रेनफोर्स्ड विथ 4 लेयर ऑफ सिंथेटिक फाइबर या स्टेनलेस स्टील बेयरिंग रिंग्स का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि बेस फ्रेम और शाफ्ट जो होता है उसका यूज़ मेनली स्टेनलेस स्टील का वो बना हो। फिर हम लोग देखेंगे बोथ 1 HP या 2 HP व्हील एंड 2 HP 4 HP व्हील टाइप एरेटर अवेलेबल हो। तो ये सारे हुए मॉडिफिकेशंस इन पैडल व्हील एरेटर। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे इम्प्रूव्ड डिफ्यूज़र टाइप एरेटर फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। जो इम्प्रूव्ड है उसमें आता है रैमको मैट 3 जो है वो इम्प्रूव डिफ्यूज़र टाइप एरेटर है, जो कि क्या करता है टर्बुलेंस जनरेट करता है वाटर में,
और इससे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि नेम है इसका रैमको मैट, मतलब इसमें मैक्सिमम एरेशन ट्रांसफ़र होगा। तो ये मैक्सिमम एरेशन जनरेट करने के लिए रैमको मैट 3 का वो हुआ है लॉन्च। फिर दूसरा जो तीसरा है वो है एयर O2, सिमिलर वर्जन ऑफ रैमको मैट 3, मतलब एयर O2 रैमको मैट 3 का सिमिलर वर्जन है। इसमें भी एरेटर को फोर्सली वाटर में प्रोवाइड करते हैं और इससे स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है पॉन्ड का और उससे ऑक्सीजन इनरिच हो सकते हैं। फिर ये जो एयर O2 है वो इंडिया में सेटिस्फैक्ट्रीली मार्केट किया जाता है, मतलब इंडिया में मेनली एयर O2 यूज़ होता है। फिर हम लोग फोर्थ देखेंगे जेट O2। ये एक तरह का टरबाइन एरेटर है जिसमें प्रोपेलर और डिफ्यूज़र दोनों लगा होता है। तो ये तो बात हुई मॉडिफिकेशंस इन एरेशन की, मतलब एरेटर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही था। ये वाला जो डायग्राम है वो है एयर O2 का, ये वाला एयर O2। और नेक्स्ट एक और डायग्राम होगा, ये वाला भी एक डायग्राम है, ये लास्ट वाले का जेट O2 का ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जेट O2 का है। तो आज के लिए इतना ही था। Thanks for watching, and in next class we will see about what is the filters used in fish pond. We will talk further about it, and also the pumps that is used in fish pond. Thanks for watching, and if you like then please subscribe it.